स्वागत है एक बार फिर से आपका विलायत न्यूज़ पर। आप देखना शुरू कर चुके हैं दुनिया की खबरें आप तक पहुंचाने का हमारा स्पेशल प्रोग्राम वर्ल्ड बुलेटिन। रोजाना की तरह आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अमेरिका में कट्टरपंथियों ने इस्लामिक सेंटर को बनाया निशाना, लोगों के साथ की मारपीट। बाइडेन सरकार में भी जारी है इस्लामोफोबिया की लहर। रूस ने फिर जीता भारत का भरोसा, लगातार बढ़ रही हैं अमेरिका से दूरियां। क्या बदलेंगे एशिया के समीकरण? इराक से अमेरिकी फौजियों के निकलने की खवायद तेज। अमेरिका के करीबी माने जाने वाले इराकी प्रधानमंत्री ने भी कह दिया है कि जाना ही होगा अमेरिकी फौजियों को। सऊदी राजा ने फिर दिया भड़काऊ बयान, ईरान पर लगाए बेबुनियाद आरोप। खबरों की शुरुआत करते हैं अमेरिका से, जहां बाइडेन सरकार में भी कट्टरपंथियों के हौसले बुलंद हैं और इस बार उन्होंने एक इस्लामिक सेंटर को निशाना बनाया है और वहां लोगों के साथ मारपीट भी की है। इरना की रिपोर्ट के अनुसार टक्सन सिटी के पुलिस अधिकारी फ्रैंक मागोस ने इस्लामिक सेंटर पर हमले की ओर इशारा करते हुए कहा कि इस्लामिक सेंटर में जाने वालों के साथ संदिग्ध लोगों की झड़पें हुई और उसमें एक आदमी जख्मी भी हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के एरिजोना राज्य के टक्सन शहर में एक इस्लामिक सेंटर पर कट्टरपंथियों ने हमला किया और एतराज़ करने वाले लोगों के साथ मारपीट भी की। टक्सन में इस्लामिक सेंटर मीडिया में इस हमले की तस्वीरें और वीडियो शेयर करते हुए एक बयान में कहा है कि इस तरह की घटनाओं की रोकथाम और इस्लामिक सेंटर और प्रॉपर्टी की रक्षा के लिए तत्काल कदम उठाया जाए। अमेरिका की इस्लामिक अमेरिकी संबंध परिषद ने इस घटना की निंदा करते हुए इस्लामिक सेंटर की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। ये कोई पहली घटना नहीं है, पिछली सरकारों में भी मुसलमानों पर हमले होते रहे हैं। इससे पहले अमेरिका के मैनहट्टन शहर में 3 लोगों ने एक मुस्लिम स्टूडेंट का हिजाब खींचने की कोशिश करते हुए उस पर हमला कर दिया था। ये भी बताते चलें कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बाद से अमेरिका में मुस्लिम कम्युनिटी पर हमलों की घटनाएं बढ़ी हैं। ट्रंप के कार्यकाल में कैलिफोर्निया की कई मस्जिदों को धमकी भरे लेटर भेजे गए थे। इनमें मुसलमानों के नरसंहार की धमकी भी दी गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक लेटर्स में लिखा था, शहर में नया शेरिफ आ गया है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वो अमेरिका को साफ करके उसे फिर से शाइनिंग बनाएंगे और इसकी शुरुआत मुस्लिमों से होगी। आपके साथ वही होगा जो हिटलर ने यहूदियों के साथ किया था। एक मुस्लिम ने कहा था, ट्रंप को हालात नॉर्मल करने होंगे। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि वो सभी अमेरिकियों के प्रेसिडेंट हैं। अब बात करते हैं एशिया की 2 बड़ी सुपर पावर्स की, जिनकी खरीदियां काफ़ी पुरानी रही हैं। भारत की विदेश नीति में पहले सोवियत यूनियन को तवज्जो दी जाती रही और जब यूएसएसआर बिखरा तो रूस की भी अहमियत उसी तरीके से कायम रही। शीत युद्ध के वक्त भी जब दुनिया सोवियत यूनियन और अमेरिका 2 गुटों में बटी हुई थी, उस वक्त भारत गुट निरपेक्ष था, लेकिन वैचारिक रूप से वो सोवियत यूनियन का ही करीबी था। हाल के दिनों में एक बार फिर से रूस और भारत के रिश्तों में इस हद तक गर्मजोशी आई है कि जानकारों के मुताबिक कि मोदी सरकार ने अमेरिका तक की उपेक्षा कर दी है। इसी महीने 6 दिसंबर को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर आए थे। पुतिन की विदेश नीति पर नजर रखने वालों ने इसे काफी अहमियत दी थी। थिंक टैंक कार्नेगी मॉस्को सेंटर के दिमित्री तेरनीन निदेशक हैं। दिमित्री ने मॉस्को टाइम्स में पुतिन के भारत दौरे को लेकर 6 दिसंबर को लिखा था, इस साल पुतिन ने केवल 2 विदेशी दौरे किए हैं। एक भारत गए और इससे पहले जून महीने में जेनेवा में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के साथ बैठक की थी। पुतिन G20 और COP26 की बैठक में नहीं गए और कोविड के कारण चीन का दौरा भी टाल दिया था, लेकिन उन्होंने भारत जाने का फैसला किया। इससे पता चलता है कि पुतिन का ये दौरा पारंपरिक रूप से रूस और भारत के रिश्तों में रही गर्मजोशी के प्रतीक से आगे का है। भारत ने अमेरिकी दबाव को नकारते हुए रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा और भारत ने यह कहा कि वो अपने फैसले अपनी ज़रूरतों के हिसाब से करेगा, ना कि किसी दूसरे मुल्क के दबाव में आकर। और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने रूस के साथ S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के सौदे को लेकर कड़ा एतराज़ जताया था और उसी दौरान भारत पहुंची अमेरिका की उप विदेश मंत्री वेंडी शेरमैन ने भी रूस के साथ इस सौदे को खतरनाक बताया था।
भारत के इस रुख की रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने तारीफ की और कहा कि भारत ने एक आजाद मुल्क की तरह फैसला लिया है। विश्लेषकों का मानना है कि भारत रूस के जरिए ही मध्य एशिया में पहुंच सकता है। भारत के लिए ईरान से भी दोस्ती जरूरी है, क्योंकि अगर पाकिस्तान को बाईपास करके चाबहार प्रोजेक्ट के जरिए मध्य एशिया पहुंचना है तो ईरान ही भारत के काम आएगा। रूस अगर चाह जाए कि भारत को मध्य एशिया में कदम नहीं रखने देना है तो वो ऐसा कर सकता है। रूस से भारत की न केवल सैन्य जरूरतें पूरी हो रही हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी मदद मिलती है। अमेरिका की तुलना में रूस भारत के लिए आजमाया हुआ देश है। भारत ने फैसला लेकर ये साफ कर दिया है कि वो जो भी फैसला लेगा वो देश हित में लेगा और किसी भी सुपर पावर के दबाव में आकर वो फैसला नहीं करेगा। अगली बड़ी खबर के लिए हम रुख करेंगे इराक का। इराकी प्रधानमंत्री मुस्तफ़ा अल-काज़मी ने ट्वीट करके कहा है कि इराक में विदेशी सैनिकों की ड्यूटी अब ख़त्म हो गई है। उन्होंने कहा, बातचीत के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि विदेशी गठबंधन सैनिकों की भूमिका सिर्फ परामर्श तक ही सीमित रहे, इसलिए अमेरिकी सैनिकों को अब देश छोड़कर जाना होगा। फार्स न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार इराक से अमेरिका के लड़ाकू सैनिकों के निकलने की समय सीमा खत्म होने के साथ ही इराकी प्रधानमंत्री ने आधिकारिक रूप से ऐलान किया है कि अमेरिकी गठबंधन के सारे लड़ाके सैनिक इराक से निकल जाएंगे। इराकी प्रधानमंत्री ने अपने इस बयान में अमेरिकी गठबंधन के सदस्य देशों और उसके राष्ट्राध्यक्षों, इराक के पड़ोसी देशों, इराक के घटकों और भागीदार देशों का दाइश से मुकाबला करने पर शुक्रिया अदा किया और इस बात पर बल दिया कि इराकी सेना अपने देश की जनता की रक्षा के लिए तैयार है। गौरतलब है कि इससे पहले इराकी स्वयंसेवी बलों ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए ये कहा था कि हर गुजरते हुए दिन के साथ ये बात साबित होती जा रही है कि अमेरिका इराकी जनता और इराकी सांसद की राय का सम्मान नहीं कर रहा है और वो इराक से सैनिकों को निकालने में गंभीर नहीं है। लेकिन जब तक हम उनको देश से निकाल न दें, आराम से नहीं बैठेंगे। अमेरिका को चाहिए कि अपने सैनिकों को इराक से निकालकर इराकी जनता और इराकी संसद का सम्मान करते हुए देश की अखंडता को स्वीकार करे। आइए अब रुख करते हैं सऊदी अरब का, जहां के राजा साहब ने एक बार फिर अमेरिका और इजराइल की ज़बान बोलते हुए ईरान के खिलाफ जहर उगला है। उन्होंने ईरान पर बेबुनियाद आरोपों की बौछार कर दी है। जब भी ईरान और सऊदी के संबंधों के सुधरने की उम्मीद बढ़ती है और ऐसा लगता है कि अब दोनों देश आपसी मतभेदों को भूलकर फिर से एक साथ आ जाएंगे, अमेरिका के पिट्ठू सऊदी राजा या क्राउन प्रिंस इस्लाम दुश्मन ताकतों के इशारों पर जहर उगलना शुरू कर देते हैं। सऊदी अरब के राजा सलमान बिन अब्दुल अजीज ने बुधवार को अपने वार्षिक संबोधन में ईरान पर खतरनाक कार्यवाही करने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि ईरान इलाके की सारी मुश्किलों और समस्याओं की जड़ है। सऊदी नरेश ने ईरान पर परमाणु कार्यक्रमों के बारे में विश्व समुदाय के साथ सहयोग न करने का भी आरोप लगा दिया। सऊदी नरेश का ये भड़काऊ बयान ऐसी हालत में है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA अब तक अपनी दर्जनों रिपोर्टों में ईरान के परमाणु कार्यक्रम के शांतिपूर्ण होने की पुष्टि कर चुका है और उसने जोर देकर कहा है कि तेहरान परमाणु समझौते पर पाबंद है। लेकिन हकीकत तो कुछ और ही है। मिडिल ईस्ट और गल्फ में सऊदी अरब की खतरनाक भूमिका के गवाह इराक, यमन और सीरिया जैसे देश हैं, जो रियास की गलत नीतियों की भेंट चढ़कर तबाह हो चुके हैं। सऊदी अरब ने तेल की कमाई से वहाबी आतंकवाद को जिस तरह बढ़ावा दिया है वो किसी से छिपा नहीं है और अब तो बिन सलमान के खुल्लम खुल्ला इस्लाम मुखालिफ फैसलों से सऊदी समर्थक मुसलमानों को भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। सऊदी अधिकारी अमेरिका और इजराइल के साथ साठगांठ करते हुए ईरान के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन ईरान ने मजलूमों की हिमायत और जालिम के खिलाफ खड़े होने की अपनी पॉलिसी को नहीं छोड़ा है, चाहे उसके लिए ईरान को कितनी ही आर्थिक पाबंदियों का सामना क्यों ना करना पड़े। आज हमारा खबरों का सिलसिला बस यहीं तक था। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करिए विलायत न्यूज़ को और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए ताकि अगली न्यूज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।